बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो डिकेड पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के एमसीक्यूज़ आते हैं, जैसे कि इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, रिसेप्टर्स, इनका क्या रोल है, उनको मुख्तलिफ़ अंदाज से हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे कि जिसके रिलेटेड अगर कोई भी एमसीक्यूज़ आपको आए इंशाल्लाह आप उसको क्लियर कर सकेंगे। इसके अलावा मोस्टली जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वो हम डिस्कस कर रहे हैं आज। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग यानी सेल मेम्ब्रेन के मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर पेश किए गए थे, लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम था निकल्सन और दूसरे का नाम था सिंगर, या सिंगर एंड निकल्सन मॉडल भी इसको कहते हैं। सिंगर एंड निकल्सन दो साइंटिस्ट थे जिसने इसको डिस्कवर किया। लेटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस बात को भी याद रखनी होगी कि सिंगर एंड निकल्सन ने इसको डिस्कवर किया है। सिंगर एंड निकल्सन के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड का मतलब होता है कि ये कंटिन्यूसली एक फ्लूइड होगा। और कैसे फ्लूइड होते हैं? क्योंकि इसके अंदर जितने भी ग्लाइकोलिपिड्स और ये प्रोटीन्स और ये जो लिपिड्स होते हैं, ये ऐसी कंटिन्यूसली बिल्कुल सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं होता। ये हमेशा जो है एक मूवमेंट करते हैं, कभी ये प्रोटीन इधर शिफ्ट होते हैं, कभी उधर शिफ्ट होते हैं, तो एक फ्लूइड की तरह मौजूद होते हैं। ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं होता। इसके अलावा मोज़ेक जो है हम उस दीवार को कहते हैं या उस एरिया को कहते हैं जिसमें हम बहुत सारे पीसीस को रख के एक दीवार बनाते हैं या एक कोई स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये वो अब आप देख रहे हैं तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ चीज़ें लगी हुई हैं जो कि एक दीवार आपको बना रहे हैं डिफरेंट चीज़ों के कम्बिनेशन से। इस वजह से हम इसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सेल मेम्ब्रेन है तो वो लिपिड बाइलेयर होते हैं। लिपिड बाइलेयर का मतलब ये होता है कि एक लिपिड लेयर ऊपर एक लिपिड लेयर नीचे होगा, यानी बाइलेयर दो लेयर लिपिड्स के होंगे। अब लिपिड्स जो है ये वो लिपिड होंगे जो कि फास्फोलिपिड होते हैं। फास्फोलिपिड का मतलब ये है कि इस लिपिड के अंदर एक साइड पे जो है फास्फेट ग्रुप होगा और दूसरे साइड पे जो है एक आपके पास लिपिड टेल होगा। तो ये फास्फोलिपिड बाइलेयर कहलाए जाते हैं। तो अगर आप इस मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ऊपर वाले साइड पर इस तरह फास्फेट ग्रुप अटैच होते हैं और नीचे वाले साइड पर जो है एक टेल ऑफ द लिपिड मौजूद होते हैं। ऊपर लेयर जो है ये जो हेड है फास्फोलिपिड का, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये है कि वाटर लविंग, और जो नीचे वाला ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि वाटर रिपेलर। इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस बात को भी याद रखनी होगी, या एमडीकेट कोई भी टेस्ट आप दे रहे हो तो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होने की क्या ज़रूरत है? इस वजह से ज़रूरत है क्योंकि जो सब्सटेंसेस वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर आते हैं तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं, यानी तकरीबन सेल मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं। अब अगर जिन्होंने डिज़ोल्व होना होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये एरिया हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक ये वाला हाइड्रोफोबिक होता तो फिर जो चीज़ें वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर आते तो वो बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही नहीं आते। इस वजह से ये क्या है कि ये हाइड्रोफोबिक यानी वाटर में मौजूद चीज़ें होती हैं वो यहाँ तक लेकर आ सकते हैं। फिर अगर उन्होंने सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्ट पास होना होता है तो पास हो सकते हैं, अगर पास नहीं होना होता तो किसी प्रोटीन की मदद से पास होंगे। इस वजह से अपर लेयर हाइड्रोफिलिक एंड नीचे लेयर जो है हाइड्रोफोबिक है। इसके अलावा अगर आप इस सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो जो लिपिड बाइलेयर है इसके अंदर कुछ और भी स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। एक हमारे पास होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन में दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन, और दूसरे का हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात आपने याद रखनी होगी। इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं ये परमियासिस प्रोटीन भी होते हैं, इसका दूसरा नाम परमियाटिक प्रोटीन भी होते हैं, ये भी आपने याद रखना होगा, परमियाटिक प्रोटीन। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी होगी कि जो चीज़ें इससे पास होती हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं परमियासिस प्रोसेस, ये आपने याद रखनी होगी। दो एमसीक्यूज़ हैं। अच्छा, इससे क्या होता है इस इंटीग्रल प्रोटीन से? इस इंटीग्रल प्रोटीन का नाम जो है इंट्रिंसिक प्रोटीन है। क्यों है? क्योंकि ये इंट्रिंसिक है, यानी पूरे सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द मुकम्मल तौर पे इन एंड आउट हुए होते हैं। यानी सेल मेम्ब्रेन के अपर वाले साइड से लेकर नीचे वाले साइड से बिल्कुल उनके एक गेट ऊपर खुला होता है, एक गेट नीचे खुला होता है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं इंट्रिंसिक। टोटली मेम्ब्रेन के अंदर जो है एम्बेडेड होते हैं, टोटल मेम्ब्रेन के अंदर वन साइड से अनदर साइड पे निकले हुए होते हैं। अब इंटीग्रल प्रोटीन का फंक्शन जो है ये वो सब्सटेंसेस जो कि इस लिपिड बाइलेयर से पास नहीं होते इसके थ्रू पास होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे सब्सटेंस जिसके ऊपर चार्जेस हो, ऐसे सब्सटेंस जो पोलर इन नेचर हो, तो वो क्या होता है कि वो इससे पास नहीं हो सकती क्योंकि डिज़ोल्व के अंदर चीज़ें पास हो सकती है। तो लिपिड से वो चीज़ें पास हो सकती हैं जो लिपिड लाइक होते हैं, लेकिन जो चीज़ें लिपिड लाइक नहीं होते तो वो इस प्रोटीन के थ्रू इससे अंदर से पास हो सकते हैं। जैसे कि आपने नर्व इम्पल्स में सोडियम और पोटाशियम के चैनल्स जो होते हैं वो भी प्रोटीन से बने होते हैं, क्योंकि सोडियम पे चार्ज होता है, पोटाशियम पे चार्ज होता है, जो कि इससे पास नहीं हो सकते। तो इस वजह से इस प्रोटीन के चैनल के थ्रू जो है वो पास इन एंड आउट करते हैं।
अच्छा, अब हमारे पास सेकंड प्रोटीन जो है ग्लोबुलर प्रोटीन भी मौजूद है। ग्लोबुलर प्रोटीन एक्चुअली यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में हेल्प करते हैं। ग्लोब स्ट्रक्चर जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो मेन प्रोटीन हमारे पास दूसरा है वो पेरिफेरल प्रोटीन है। पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं इसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। एक्सट्रिंसिक का मतलब ये होता है या तो अपर साइड पर अटैच होंगी या लिपिड बाइलेयर के लोअर साइड पर अटैच होंगे, और ये जो है ये परमानेंट नहीं होते। ये भी आपने याद रखनी होगी इस बात को कि ये प्रोटीन परमानेंट होते हैं। एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू या कोई भी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस बात को याद रखनी होगी, ये परमानेंट प्रोटीन होते हैं और ये परमानेंट नहीं होते। और ये परमानेंट नहीं होते तो फिर ये किस तरह होते हैं, ये जब भी ज़रूरत हो तो यहाँ पर अटैच होते हैं। यानी इसका काम होता है एक इम्पल्स जनरेट करना। यानी अगर सेल के अंदर कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो इंटीग्रल पेरिफेरल प्रोटीन आकर यहाँ पर अटैच हो जाते हैं और इस साइटोप्लाज्म यानी सेल मेम्ब्रेन को ये इम्पल्स देते हैं कि फ़लाँ चीज़ को अलाउ करे। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर कम है तो पेरिफेरल प्रोटीन आकर अटैच होते हैं, तो ये एक इम्पल्स होता है किस चीज़ के लिए, ग्लूकोज को लाने के लिए। अगर वाटर कम है तो यहाँ पर अटैच होकर दूसरी टाइप के प्रोटीन अटैच होकर वाटर को अलाउ करते हैं। तो इनका काम होता है स्टिमुलस प्रोवाइड करना फ्रॉम द साइटोप्लाज्म और आउट ऑफ द साइटोप्लाज्म। अगर बाहर साइड से है तो सेम कंडीशन एक्सक्रीशन या सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। सो इंटीग्रल प्रोटीन जो हमारे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं ये परमानेंट नहीं अटैच होते हैं और ये अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस अटैच होना शुरू कर देते हैं। अच्छा, थर्ड हमारे पास जो इस सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है वो है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी टेस्ट हो तो आपने ये बात याद रखनी होगी कि जब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन अटैच होते हैं तो हम उसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन होता है रिसेप्टर। या अगर लिपिड जो है वो किसी प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं तो हम उसको कहते हैं लिपोप्रोटीन। या अगर प्रोटीन जो क्या होते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है ग्लाइकोलिपिड, तो अगर कभी कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड अटैच होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। और इन तीनों का फंक्शन होता है किस चीज़ में, इम्पल्स के स्टिमुलस यानी रिसेप्टर का फंक्शन होता है। रिसेप्टर क्या चीज़ होते हैं, रिसेप्टर हर एक सेल के ऊपर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जो कि हर सेल के मुख्तलिफ मेम्ब्रेन्स के ऊपर होते हैं। अगर WBCs की बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड उसके अलग किस्म के होते हैं। अगर आप ब्रेन की बात करें, नर्व्स इम्पल्स की, न्यूरॉन्स की, तो उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड चेंज होते हैं। अगर आप लिवर सेल्स की बात करें तो उस पर चेंज होते हैं। इस वजह से जो मेडिसिन हम खाते हैं तो स्पेसिफिक एरिया तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सर दर्द के लिए मेडिसिन खा रहे हो तो ये आपके स्टमक में चला जाता है। सर दर्द कैसे ठीक होता है, क्योंकि वो मेडिसिन हमने जो तैयार किए होते हैं वो हम एक इस स्ट्रक्चर के रिलेटेड तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेड एरिया में जो ग्लाइकोप्रोटीन तो उसके मुताबिक बनाते हैं। तो अब अगर आप हेड एरिया के जो मसल्स होते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल उसके लिए आप पेन टेबलेट्स खा लेते हैं तो वो जाकर उसी एरिया पर अटैच होते हैं, या इम्पल्स को स्टॉप कर देते हैं या इम्पल्स को जनरेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन या इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम के लिए जो है मेडिसिन खाते हैं तो वो एग्जैक्टली उसके ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड के रिलेटेड बने होते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का काम होता है रिसेप्टर वो चीज़ होते हैं जो किसी चीज़ को रिसेप्ट करते हैं, जो रिसेप्शनिस्ट हम कहते हैं ना, जब आप किसी होटल में जाते हैं तो पहला आपने उससे मिलना होता है। तो वो रिसेप्टर होते हैं तो मेडिसिन इस पर फंक्शन करते हैं। इसके अलावा हार्मोन फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस सेल के अंदर ग्रोथ होना होता है, डिवाइड होना होता है, तो हम हार्मोन को, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के ग्रोथ हार्मोन होते हैं, तो वो जाकर स्पेसिफिक बॉडी के जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर पर जाकर अटैच होते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के बने होते हैं। उस पर अटैच होते हैं, उसको डिवाइड करने के लिए बोल देते हैं। यानी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड इम्पल्स को एक्सेप्ट करते हैं, स्टिमुलस को एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और वो मेडिसिन भी हो सकते हैं, वो इंटरनल हार्मोन्स भी हो सकते हैं, या कोई ब्लड के जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया भी हो सकता है। अगर बैक्टीरिया आ जाए और उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और एक दूसरे के साथ मैच करें तो बॉडी आप इसके अगेंस्ट जो है वो इम्पल्स जो है जनरेट कर देता है। इम्यूनिटी सिस्टम को बोल देते हैं कि यहाँ पर जो है बैक्टीरिया हुआ है, तो इस वजह से वो फिर क्या करते हैं कि एक किस्म का स्टिमुलस होता है। तो रिसेप्टर जो इसके ऊपर होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के, वो मुख्तलिफ सेल के ऊपर मुख्तलिफ होते हैं। WBCs के ऊपर मुख्तलिफ, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मुख्तलिफ, बॉडी के 200 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स है, सब के ऊपर मुख्तलिफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोरिसेप्टर्स होते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम कंपोजिशन तो हमने बता दिया है कि ये हमने स्ट्रक्चर किया है, लेकिन अगर आप उसको परसेंटेज के लिहाज से स्टडी करना चाहते हैं
तो प्रोटीन की परसेंटेज है 60 to 80%, लिपिड की परसेंटेज है 20 to 40%, जो कि ग्लाइकोलिपिड की कंडीशन में, कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन में। कोलेस्ट्रॉल जो है ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में हेल्प करते हैं, मेंटेन रखते हैं इसका स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पर अटैच होता है इनसाइड टू द ग्लाइकोलिपिड वाले साइड पर, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो वो 2 to 10% यानी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। अच्छा, अगर आप फंक्शन की बात करें तो ये सारे सेमी परमेबिलिटी का फंक्शन करते हैं, यानी जिन चीज़ों ने अलाउ होना होता है, बहुत सारी चीज़ें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आते हैं, लेकिन जिन चीज़ों ने अलाउ होना होता है तो वो उसको अलाउ करते हैं, जिनको ने अलाउ नहीं करना होता तो उसको अलाउ नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस। तो इसलिए इसका फंक्शन एक सेमी परमेबिलिटी भी है। इसके अलावा सिक्रीशन इसका काम है, यानी अगर फॉर एग्जांपल ये किसी ग्लैंड के सेल्स हैं तो यहाँ से सिक्रीशन हो सकते हैं, यानी इसके अंदर हार्मोन्स बनेंगे और फिर सेल मेम्ब्रेन से पास आउट होंगे। तो अगर ये इस सेकंड फंक्शन इसका है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन और सिक्रीशन में फंक्शन डिफरेंस क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर अगर वेस्ट मटेरियल पैदा हो जाए और उसको सेल मेम्ब्रेन से निकालना होता है तो उसको हमें कहते हैं एक्सक्रीशन। वेस्ट मटेरियल फॉर एग्जांपल जो यूरिया होते हैं, जो यूरिक एसिड्स होते हैं, और अगर यहाँ पर हार्मोन्स बने यानी जो कोई यूजफुल सब्सटेंसेस हो और उसको सेल मेम्ब्रेन से निकालना होता है तो उसको हम कहते हैं सिक्रीशन। सो एक्सक्रीशन और सिक्रीशन में आपने डिफरेंस याद करना होगा। अच्छा, इसके अलावा पीएच मेंटेनेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म के अंदर पीएच ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर जो है पेरिफेरल प्रोटीन के थ्रू इंपल्स दे देते हैं कि अल्कली चीज़ों को छोड़ दें ताकि यहाँ पर पीएच मेंटेन हो सके, ताकि इसके अंदर एंजाइम रेगुलर फंक्शन कर सके। अगर पीएच कम हो गया तो सिमिलर कंडीशन फिर जो है इंपल्स डिफरेंट काइंड ऑफ जनरेट होगा। इसके अलावा जो हमारे पास होते हैं आयनिक ग्रेडियंट को जो है वो मेंटेन रखते हैं। आयनिक ग्रेडियंट ये न्यूरॉन सेल्स के अंदर होता है। न्यूरॉन्स के आपने एग्जाम देखा होगा कि जिसकी बाहर साइड पर सोडियम आते हैं और अंदर साइड पर पोटाशियम जाते हैं, सोडियम एंड पोटाशियम, सोडियम पोटाशियम। तो ये ग्रेडियंट के थ्रू करते हैं, इसके यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन करते हैं। तो ये आपके पास क्या होता है कि आयनिक ग्रेडियंट को भी जो है वो मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है एक और इंटरेस्टिंग चीज़ की बात करूँ मैं, तो इसके वजह से जो है वो एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस भी होते हैं। व्हाट इज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस? सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये इस तरह नजर आता है। फॉर एग्जांपल अगर इसने ये WBC का सेल मेम्ब्रेन है, ये अगर WBC का सेल मेम्ब्रेन तो ये पूरे सेल को, बैक्टीरिया के पूरे सेल को भी इनगल्फ कर सकते हैं। किस तरह? ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन जो है इन साइड पर एक इन्वेजिनेशंस बनाते हैं, इसी तरह एक इन्वेजिनेज बनाते हैं, जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया सेल है ये अंदर चला जाता है। फिर ये इस वेसिकल्स को रिमूव कर देते हैं और मेम्ब्रेन के अंदर एक वेसिकल चलना शुरू कर दे टुवर्ड द साइटोप्लाज्म, जिसके बाद में डाइजेशन होती है। तो इनसाइड द साइटोप्लाज्म जो चीज़ आते हैं उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। सिमिलर अगर आउटसाइड पे जाएंगे तो हम उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। ये भी सेल मेम्ब्रेन का ही काम है। आई होप आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन को सही तरीके से समझ लिया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।